फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो वीडियो आपके सामने अपलोड करने जा रहा हूँ वो है इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर ऑफ 2022 और 23 में। इसमें हम आपको प्रोसीजर के बारे में बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जैसे TIS, AIS, 26 AS एंड जो कुछ अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे और आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, ITR की वेबसाइट में होम में जाके क्लिक करेंगे ITR इनकम टैक्स डॉट। तो ये जैसे खुल जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम लॉगिन वाले पेज में चले जाएंगे। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारी यूजर आईडी होती है हमारी पैन कार्ड। पैन कार्ड हम यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे। इस बॉक्स को चेक कर दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस मेंशन किया है कि हमने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है भरने से पहले। 26 AS कहाँ से डाउनलोड करेंगे, EIS इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, AIS इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगे। तो 20 सबसे पहले हम 26 AS को चेक करेंगे कि अगर हमारे पास क्या है, फॉर्म 16 नहीं है तो ई फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे इनकम टैक्स फाइल रिटर्न में जाके यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 AS पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक कंफर्मेशन मांगेगा तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो ये आपका 26 AS का ये पोर्टल खुल जाएगा। इसको ओके कर दीजिए। एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या है, अभी 22 चल रहा है तो 21-22 का हम भर रहे हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर क्या एक साल आगे होता है। तो हम क्या असेसमेंट ईयर चूज करेंगे 22-23। यहाँ पे HTML हो जाएगा। यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ये हो जाएगा, ओके हो जाएगा, एक्सपोर्ट टू द PDF हो जाएगा और ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। या डाउनलोड हो गया, इसको ओपन कर दीजिए। ये हमारे पास क्या है, 26 AS अभी डाउनलोड हो गया है। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 2021 और 22 में हर महीने में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ और उस अमाउंट क्रेडिट होने पे हमें कितना टैक्स लगा। तो अभी यहाँ पे जैसे हम चेक कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अभी चेक कर रहे हैं कि इस जो ये इनकम टैक्स पेएबल है, इसका 62,669 रुपये टैक्स कटा हुआ है और टोटल जो ग्रॉस अमाउंट बन रहा था 8,43,764 रुपये, जिसमें कुछ एग्जाम्पशन होता है, ये करीब 8,70,72,000 रुपये होगा, जो हम अब फाइल में चेक कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 26 AS को कैसे खोलते हैं, उसमें क्या क्या चेक करते हैं। तो इसमें आपका डिटेल आ जाएगा कि आपका टैक्स कितना कटा हुआ है। और नेक्स्ट नेक्स्ट अभी क्या करना है हमने, हमारे पास AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। उसमें क्या होता है कि आपका कौन से सेक्शन के लिए कितना कटा हुआ है, मतलब आपको जो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उस अमाउंट के ऊपर आपको कितना टैक्स लगा है, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। 26 AS में क्या है, पूरा डिटेल दिया है कि आपका इतना इनकम टैक्स कटा है, इतना यहाँ से गया है। लेकिन AIS में क्या है, उसमें पूरा डिटेल्स है, क्वार्टरली का अलग से है। TIS में क्या है, ईयरली एक साथ है। और AIS में क्या है, हर क्वार्टरली का एक एक करके आपको डिटेल्स दिया हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले AIS के ऊपर जाएंगे, ये प्रोसीड करेगा तो ये हमारे पास AIS पोर्टल खुल के आ जाएगा। तो ये AIS पोर्टल ऐसे खुल के आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन में यहाँ चेक करेंगे, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की इंस्ट्रक्शन है। जैसे यहाँ पे है PDF बेसिस पे, या फिर AIS के कंसिडरेशन फीडबैक आप देना चाह रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट वाली PDF है, ये सब आप पहले एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद हम AIS पे जाएंगे। AIS में क्या है, दो, पहले हम TIS पे जाते हैं। TIS पे यहाँ पे डाउनलोड करोगे, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो हमारे पास, हमने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो इसका जो पासवर्ड है हमारे पास, हमने पैन कार्ड नंबर रनिंग में डालना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब जैसे हमने इस यूजर का भी पैन कार्ड नंबर डालना है, रनिंग में डालना है। तो ये अभी इस तरीके से रनिंग में डालना है, आगे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ये हमारे पास 26 AS डाउनलोड हो गया। अब ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज है तो इसको ओनली सैलरी मिलती है, ना कोई बिजनेस अमाउंट आ रहा है कहीं से, ना कोई इंश्योरेंस या पॉलिसीज या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह खोली है, कोई और बिजनेस नहीं है। तो इसमें ऑलरेडी सैलरी दिखा रहा है कि 7,21,82,000 रुपये ये एक
एग्जाम्पशन है, इसके ऊपर टैक्स इनको लगा हुआ है। और उसके बाद आगे कोई डिटेल है नहीं इसमें, ये है इसमें। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, TIS है। अभी हम क्या सेम पोर्टल में जाएंगे और यहाँ से हम अभी AIS डाउनलोड करेंगे। AIS में भी सेम है, पासवर्ड आपका सेम रहेगा। यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड करोगे, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पे भी सेम आप पैन कार्ड नंबर डालोगे। ये भी हमारे पास खुल के आ गया। इसमें देखो हर क्वार्टरली के बारे में आपको बताया हुआ है कि ये क्वार्टर है, डेट ऑफ पेमेंट कब तक का दिया गया है, कितना अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ, उसके ऊपर कितना आपको TDS कटा हुआ है। तो इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है नीचे तक। क्योंकि ये सैलरी एम्प्लॉयज है तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस पे। तो अभी ये हमारे पास, हमने ये दोनों तीनों चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड थी, बाकी हम क्लोज कर देंगे अभी। AS पोर्टल और हमारे पास जितने भी है, हमने 26 ईयर्स के लिए खोला था। तो अभी ये हमारे पास आ गया, अभी ये हमारे पास 26 ईयर्स आ गया। और ये हमारे पास अभी AIS आ गया, ये हमारे पास TIS आ गया। तो अभी क्या हम फाइल फिल कर देते हैं अभी, कि हमने कौन कौन सी ऑप्शन में जाना है। ये प्रोफाइल में जाके अभी क्या हमने फाइल नो करना है, असेसमेंट ईयर ऑफ 2022 और 23 का। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा असेसमेंट ईयर है। मैंने पहले ही बताया था असेसमेंट ईयर 2022 और 23 है, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का हम फिल कर रहे हैं, और असेसमेंट ईयर क्या है, 22 और 23 है। ऑनलाइन का क्या है, ऑनलाइन हम जिनका इलेक्ट्रॉन वेरिफिकेशन कंफर्मेशन होता है, EVC हम कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड के OTP से हम वेरीफाई करते हैं, उसके लिए ऑनलाइन करते हैं। ऑफलाइन क्या है कि जब हमारे पास ये दोनों सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये लास्ट में रिसिप्ट आएगी उसको हम इनकम टैक्स के ऑफिस बैंगलोर बाई पोस्ट भेज सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अभी ऑनलाइन कर देना है, ये बहुत ईजी रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी अगर जैसे फिल किया होगा तो उसको हम रिज्यूम कर देते हैं। तो अभी हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट न्यू फिलिंग। अगर हम फ्रेश भी भरना चाहे तो भर सकते हैं। तो हम स्टार्ट न्यू फिलिंग में जाएंगे। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेंट इंडिविजुअल है या कोई और है, या फिर CA भर रहा है। तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, जैसे अदर्स में ये दे रखे हैं बहुत सारे, लोकल अथॉरिटी, किसी पार्टनर का, या फिर किसी बिजनेस इंटरप्रेन्योर का आप भर रहे हो तो अदर्स में आएगा। ये क्या है, अगर जैसे कोई CA है, मैं चार्टर अकाउंटेंट है, जिस टाइप से उन्होंने अगर बनाया होगा तो उसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल में जाएंगे और कंटिन्यू कर देंगे। और इसको अभी कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि हमें कौन सा ITR भरना है। ITR 1 भरना है, ITR 2 है, ITR 4 है। ITR 1 2 3 4, 3 को हम ऑफलाइन ही भरते हैं, 1 2 और 4 को सुविधा दी गई है ऑनलाइन में भरने की। तो 1 में क्या होता है, जिसकी एग्जाम्पशन लिमिट अप टू 50,000 तक हो, और आपके पास कोई एग्रीकल्चर या रिसोर्सेज बहुत कम हो, जो 5,000 से कम हो आपका एनुअली, तो ITR 1 हो गया। 2 में क्या हो गया कि जैसे बिजनेसमैन, आपके पास बिजनेस भी चल रहा है, सैलरी एम्प्लॉयज भी है, तो उनके लिए ITR 2 है। ITR 4 क्या है कि जब हम पार्शियली रिफंडेड करते हैं, हमें पूरा जितना हमारा टैक्स कटा है पूरा नहीं चाहिए, हमें पार्शियली चाहिए, तो अब हम ITR 4 करते हैं। तो ITR 1 में प्रोसीड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये क्या है, टैक्स इनकम मोर देन एग्जाम्पशन लिमिट। ये तब है कि हमें टैक्स काटा गया है लेकिन हमारी एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, जो हमें ज़्यादा काटा गया है वही हमें रिफंड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर ये बहुत सारे हैं, जैसे 1 करोड़ से अबव है, या अदर कंट्री से एक्सीड है, 2 लाख से ज़्यादा के फॉरेन कंट्री में रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 लाख कंजप्शन हो गया है, उस टाइप का कोई रिफंडेबल आपको चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, अदर में जाएंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो ये अभी खुल के आ गया हमारे पास आगे इनकम टैक्स। ये अभी पुराने में क्या होता था कि बहुत हमें सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, नए वाले में क्या कर दिया है, इसको 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपके कॉन्टैक्ट्स, बैंक अकाउंट्स, ये सब के बारे में। ग्रॉस इनकम में आपके अकाउंट्स में कितना अमाउंट आया हुआ है, आपने कहाँ कहाँ से पैसे की अर्निंग की है वो है। और टोटल डिडक्शन में है कि आपका कहाँ कहाँ पे सेविंग की हुई है आपने, वो सेविंग है या फिर आपका कहीं एक्सपेंडिचर हुआ है जो आपको टैक्स
से एग्जम्पशन है तो वो डालेंगे। ये टैक्स पेड दिखा रहा है कि 62,669 है, और ये टैक्स लायबिलिटी भी है कि इनको इतना पेड करना पड़ेगा। तो अभी हम चलो चेक करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में। इसमें जैसे दिया हुआ है यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अगर ये करेक्ट नहीं है तो इसको यहाँ पे एडिट करके करेक्ट कर सकते हो आप। और उसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, जीमेल, यहाँ एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे कोई भी है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन से सेक्टर में है, अभी ये एम्प्लॉयज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डालना है, स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, या बिजनेस होगा तो बिजनेस। अभी ये फिलिंग सेक्शन 139 वन में क्या करते हैं हम, जैसे रिटर्न फाइल करते हैं बिफोर या ड्यू डेट, जैसे स्टार्ट हो रहा है या उससे पहले हमने भर दिया है, फिल करने ड्यू डेट से पहले भर दिया बाद में भर रहे तो उसके लिए होता है। और 139 सेक्शन 5 में क्या होता है कि जैसे उन्होंने हमें एक रिवाइज करने के लिए दिया, हमने अपना आईटीआर भरा, पैसा नहीं आया, हम दोबारा भरना चाहते हैं तो हम 5 में भरेंगे। अगर उन्होंने हमें इंटीमेशन लेटर दिया या फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया तो हम 119(2)(b) में डालेंगे। और ये क्या है 139 सेक्शन 9, ये जो सेक्शन है, ये जब आईटीआर हमें एक इंटीमेशन भेजता है, जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन गलत लगाया है या फिर आईटीआर में जब उसको सीपीसी ऑफिस में चेक किया जाता है तो उस टाइम पे उनको लगा कि भाई आपने जो डाला हुआ है उनको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन किया है या वो दोबारा उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको एक इंटीमेशन भेजेंगे ईमेल के थ्रू में, या फिर आपकी इस आईटीआर की वेबसाइट पे भी आपको दिखाएंगे इंटीमेशन, उसको जब पढ़ोगे तो उसको इसमें भरेंगे। जब सेकेंड टाइम इंटीमेशन आएगा तो ये, अगर थर्ड टाइम आएगा या फिर असेसमेंट या अगेंस्ट नोटिस आएगा, रिटर्न फाइलेंगे इसके बारे में, तो इस वाले सेक्शन में भरेंगे। ये है न्यू डिजाइन 115 BEAC, इसको नो कर देना है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल चेक करने हैं आपने, ये ऑलरेडी जैसे काफ़ी सालों से भर रहा है तो ऑलरेडी प्री वैलिडेट है इनका अकाउंट्स, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, उसको वैलिडेट कीजिए, वो एक कंफर्मेशन लेगा ओटीपी के थ्रू, वो आप कर दीजिए। इसको कंफर्म कर दीजिए अभी नीचे। तो ये फर्स्ट सेक्शन में जैसे हमारा सारा डिटेल या इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कंफर्म आगे करके ये कंफर्म दिखा देगा आपको, तो ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या, हमने ग्रॉस अमाउंट चेक करना है कि अभी इस टैक्स पेएबल को कितना अमाउंट हमने कटा हुआ है या फिर कुछ अलाउंसेस आए हुए हैं, वो अभी चेक करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, ये वाली लाइन में दिया हुआ है कि आपका, अगर आपने ट्रैवल किया है, ऑफिस किसी टूर पे गए हो या फिर आपको कोई मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म वगैरह ईटीसी मिला है, ये टूर एंड ट्रैवल पे तो नहीं गए ये वाले, तो अभी क्या है इनको मेंटेनेंस अलाउंसेस मिलता है, जैसे सपोज 10,000 रुपये मिलता है, यहाँ नो पे क्लिक कर दीजिए, तो यस पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे खुल के आ जाएगा, तो 10,000 रुपये ऐड कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्पेशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके जो आर्मी सोल्जर है या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हार्डनशिप में है, बहुत सारे अलाउंसेस देते हैं, जैसे स्पेशल फोर्सेस में काम करते हैं उनको अदर अलाउंसेस मिलती है, सीए मिलता है, हॉस्टल अलाउंसेस मिलते हैं, तो हम उसको यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा होता है हमारी सैलरी से एक्स्ट्रा जो अमाउंट हमें आता है अलाउंसेस, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इनका हमने कैलकुलेट किया था, इनके दो बच्चे हैं तो सीए नियर अबाउट 54,000, या फिर इनको कंपलसरी हार्डशिप का अलाउंस मिलता है तो नियर अबाउट वो 1,30,000 के करीब हो रहा था। और उसके बाद है इनको हाउस रेंट नहीं है, और इन्होंने एलटीसी लिया नहीं है, जिसकी साल में हमने कई छुट्टियां वगैरह जमा की हुई है और उस छुट्टियों पे हमें पैसा मिला है तो उसके ऊपर भी हमें एग्जाम्पशन रहता है, तो कितना मिला है वो यहाँ पे हम डाल सकते थे। ये सिर्फ वो है कि कितना पैसा हमें सैलरी आई है, उसमें से जो सैलरी में हमारे को जो एक्स्ट्रा है जो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, वो वाले कॉलम पे हम अभी फिल कर रहे हैं। इसको नो कर देंगे तो यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम खुल के आ जाएगा, जैसे अभी ग्रॉस अमाउंट कितना हो रहा था सैलरी, इसको चेक करना है 26 AS से या फॉर्म 16 से। तो इसमें इनका 8,72,965 रुपये कटा हुआ था, हमने एग्जाम्प्टेड लेस एनओसी कर दिया 1,40,000 रुपये, 7,50,000, 6,82,865 रुपये हो गया, ये हो गया 27,52 रुपये। तो ये नियर अबाउट इतना बन रहा है, इसको कंफर्म कर दीजिए। नेक्स्ट क्या होगा, अभी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, हमें कौन कौन से सेक्शन में हमारा डिडक्शन कटता है उसको चेक करेंगे। अभी जैसे कि आपने कहीं डोनेशन दिया हो, कहीं पे भी आपने डोनेशन दिया हो,
उसका क्लेम आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर नहीं है, इनका नहीं है। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट, जैसे गांव में बहुत सारी सोसाइटियाँ होती है जो बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट के लिए आजकल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उनमें आपने दिया हुआ है। जैसे एक कन्नूर सोल्जर करके केरला में है, उसके लिए भी कई बार लोग डोनेशन करते हैं। तो उसका हम यहाँ पे जितना डोनेशन किया हो आप एग्जेम्प्टेड कर सकते हैं। ये ATGG क्या है? आपका हाउस रेंट, कि आप किराए के मकान में रह रहे हो और आप हर महीने रेंट पेड कर रहे हो, तो ये आपको एग्जेम्प्टेड होता है 60,000 तक। ये भी नो कर दिया। अभी ये क्या है, ये वाला कॉलम में क्या है, एम्प्लॉयमेंट जो प्रोविडेंट फंड होता है या पेंशन स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है। कोई भी एम्प्लॉयज क्या होता है कि अपने फ्यूचर के लिए जो सेविंग कर रहा है, जैसे LIC हो गया, प्रोविडेंट फंड में पैसे सेव कर रहा है, PLI हो गया, या फिर कोई और अदर इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है, उसको यहाँ डाल देंगे। अभी क्या है, ये 76,000 कुछ था, तो हम इसको अभी चेक करेंगे कितना डाला। हमें ये नियर अबाउट इनका बहुत सारे 2 या 3 LIC की पॉलिसीज है, वो आप चेक कर लीजिए पॉलिसीज में। और इनके प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा होते हैं, वो नियर अबाउट 2 या 2.5 लाख हो रहा है, लेकिन आपको एग्जाम्प्टेड ओनली 1,50,000 रुपये ही इस सेक्शन के अंडर में। तो हम यहाँ पे 1 लाख 1,50,000 रुपये डाल लेंगे, 1,50,000 रुपये डालेंगे। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन अबाउट द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। मतलब कोई फ्यूचर के लिए आपने कोई पेंशन स्कीम ले रखी है, जैसे मोदी ने बहुत सारे, हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत सारे अभी आज का स्टार्ट करके रखे हैं पेंशन स्कीम, जो बुढ़ापे में लोगों के काम आते हैं। तो उसमें अगर पेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है कि मेडिकल हेल्थ चेकअप या इंश्योरेंस ले रखा हो आपने, या कोई एक्सपेंडिचर हुआ है इंडिविजुअल का आपने लिए, तो यहाँ पे डाल सकते हैं TD में। और कई बार किसी के बच्चे हायर एजुकेशन पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने लोन लिया होता है सेल्फ के लिए या फिर रिलेटिव के लिए, किसी बच्चे के लिए, तो या फिर किसी और के लिए लिया हो अपने रिलेटिव्स में, तो उसको हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट कट रहा है आपका। तो यहाँ पे इनके पास नहीं है। तो ये क्या है, सेविंग अकाउंट। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने FD खोली होती है, बैंक में पैसे जमा किए होते हैं, उस सेविंग्स के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट लग रहा है, उस इंटरेस्ट में हमें नियर अबाउट 50,000 तक एग्जाम्प्टेड होता है। अगर हमें इंटरेस्ट 50,000 रुपये तक आ रहा है, वो एग्जाम्पशन होता है। या कोई एनी अदर, यहाँ पे हम जरूर चेक करना चाहेंगे, नीचे बहुत सारी डिडक्शन है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पेंशन फंड वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी कर लिया हमने डिस्कशन, ये वाला भी हो गया। ये क्या है, मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंडेंट या पर्सन भी डिसेबिलिटी, अगर आपकी फैमिली में कोई भी डिसेबिलिटी है, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस पे हम डाल सकते हैं। उसमें एग्जाम्प्टेड होता है नियर अबाउट मेडिकल इंश्योरेंस, नियर अबाउट 50,000 तक आपको एग्जाम्प्टेड है। और मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये दोनों कॉलम सेम है, दोनों में हम अलग अलग डाल सकते हैं, लेकिन दोनों कॉलम में 50,000 तक एग्जाम्प्टेड है। और सेम नेक्स्ट में क्या है, इंटरेस्ट आपको कट रहा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, या डिडक्शन हो रहा है इंटरेस्ट टेकन ओवर लोन हाउस प्रॉपर्टी पे, कोई भी इन दोनों कॉलम में भी आपको 50,000 रुपये। तो अभी इन्होंने क्या है, होम लोन ले रखा है। होम लोन में इनको जो इंटरेस्ट है उसमें 8,000 कुछ कट रहा है, और एक पर्सनल लोन इन्होंने रिनोवेशन हाउस के लिए लिया हुआ था, तो नियर अबाउट 10,000। तो इनका 1 साल का बन रहा है 1,20,000 कुछ रुपए। लेकिन आपको एग्जाम्प्टेड तो ओनली 50,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, 50,000 रुपये ही डालेंगे यहाँ पे। 50,000 से ज़्यादा क्या है, ये एग्जाम्पशन आपको नहीं देता है। तो ये क्या है कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है, उसके लिए डिडक्शन हो रहा है उसके लिए, या फिर आपने डोनेशन दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या फिर पर्सन खुद ही डिसेबल है, तो उस पर्सन के डिसेबिलिटी के लिए आपको कुछ अमाउंट एक्सपेंस हो रहा है उस चीज़ के लिए, तो इसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अभी। तो ये अभी आ गया हमारे पास। ATC के तहत हमने डिडक्शन दिखा दिया, हमने ATE के तहत कुछ डिडक्शन डाला हुआ है, और ATD के तहत हमने डाला नहीं था, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 डिडक्शन थे, जो एक तो हमारे कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड और LIC वाला है, और दूसरा जो हमारे पास लोन वगैरह कट रहा था, उसमें 50,000 एग्जम्प्टेड होता है। तो यहाँ पे ये हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी ये देखो, तीसरा कॉलम हमारे पास कंफर्म हो गया। अभी क्या करेंगे हम, टैक्स पेयर में अभी 62,669 रुपये डला है, उसको एक बार चेक करेंगे। अभी जैसे सैलरी एम्प्लॉयज है, तो यहाँ पे क्या होगा, शो करोगे TDS में। कई बार क्या होता है कि हमारा जो इनकम टैक्स का डिफॉल्ट पोर्टल होता है, यहाँ पे हमारा जितना टैक्स कटा होता है थोड़ा अमाउंट गलत दे देता है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे चेक करके। और यहाँ पे एडिट पे जाना है, एडिट पे जाके आपने फॉर्म 16 से या 26A से ये अमाउंट चेक करना है कितना अमाउंट है, और आपके पास टैक्स कितना कटा है उसको सेव कर देना है। और यहाँ पे आपका 10 डिडक्टर का
ये 10 नंबर डाल देना है डिडक्टर का आपका। तो इसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है, और इसमें किसी में कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, टोटल टैक्स लायबिलिटी में कि कितना आपको टैक्स पेड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको सारा दिखा देगा कि आपने कितना आपका ग्रॉस बच रहा है आपके स्टैंडर्ड अलाउंसेस को निकाल के, डिडक्शन को निकाल के। तो ये आपका टोटल बन रहा था 6,85,000 रुपये, उसमें से 2 लाख रुपये कुछ डिडक्शन हो गया, और टोटल इनकम बची आपकी 4,85,620 रुपये। और उसमें से क्या है कि नियर अबाउट आपका 5 लाख से कम होगा तो आपको फुल रिफंड मिल जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको कुछ एक बच जाएगा। तो वो जो बच जाएगा वो आपका टैक्स पे हो जाएगा उसमें। वो ऑलरेडी आपसे काट लिया है लेकिन आपको रिफंड नहीं होगा। अभी इनका तो पूरा रिफंड हो रहा है, तो इसको कंफर्म कर देंगे हम। तो ये अभी क्या है, पाँचों के पाँचों स्टेप हमने कर लिया, तो प्रोसीड कर देना है नेक्स्ट में ना, यहाँ पे। तो इस पे अभी आपको डिटेल दिखाएगा कि हर एक कॉलम में आपका कितना कटा है। इनका दिखा रहा है रिफंड हो रहा है 62,680 रुपये। अभी क्या करेंगे, हम प्रीव्यू रिटर्न में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इंडिविजुअल के नाम से है सुदीप त्यागी, और सेल्फ में करके इसको प्रोसीड टू व्यू कर देंगे। और ये यहाँ पे आपके पास एक पीडीएफ खुल के आ जाएगी। आप इसमें पहले डाटा चेक कर सकते हैं सारा जो हमने भरा हुआ है। ये वाला कॉलम जैसे एक हो गया 139, आप कौन से एम्प्लॉयमेंट में करते हो, ये इसको नो होना चाहिए। ये वाले पे आपने क्या चेक किया है, नो होना चाहिए। ये आपका ग्रॉस अमाउंट आप फॉर्म 16 से चेक कर लीजिए। ये आप डिडक्शन दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने दो सेक्शन में डाला, 10 का 14 एक में, 10 का 14 दो में। ये हो गया। उसके बाद आपका नेट सैलरी कितना बच रहा है जिसके ऊपर डिडक्शन हो गया, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया हुआ ऑलरेडी फॉर्म 16 में होगा। और ये जो आपका नेट ग्रॉस, ये कई बार क्या है फॉर्म 16 से मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि आपके सैलरी और अलाउंसेस इसमें से निकाल दिए जाते हैं। तो ये जो टोटल हेड ऑफ सैलरी, हेड ऑफ चार्जेस एक कॉलम आता है, उसके तहत आप चेक कर सकते हैं फॉर्म 16 में। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा टोटल रिफंड कितना हो रहा है। ये आपका अकाउंट है जिस पे आपका रिफंड वापस आएगा। इसको एक बार चेक कर लीजिए कि अकाउंट सही है या नहीं है। ये जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन था हेल्थ इंश्योरेंस कुछ नहीं है। तो अभी इसको पूरा चेक करने के बाद है प्रोसीड फॉर वैलिडेशन। अब हम चेक करेंगे कि हमने जो भरा है वो वैलिडेशन सही है नहीं है। तो अभी क्या है, ये हमारे पास कुछ एरर दे रहा है नीचे। तो बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ड्रॉप डाउन, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कहाँ पे एरर आ रहा है। ये देखो लास्ट टाइम पे इनका कोई डिडक्शन डाला होगा, तो इसको क्या कर देना हमने, यहाँ से नो कर देना है। ये यस होगा क्योंकि खाली रह गया है। और यहाँ पे सीनियर सिटीजन का, इन्होंने कभी आईटीआर भरते टाइम पे कभी इस कॉलम का यूज़ किया होगा, तो उस वजह से क्या है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट डाटा सेव कर लेता है प्रीवियस ईयर से। तो अब ये सेव हो जाएगा तो हम दोबारा से उसको वैलिडेट करेंगे। चलिए देखते हैं अभी वैलिडेट करके। ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि वैलिडेशन सक्सेसफुल, जो हमने भरा वो सारे कॉलम सेक्शन सही है। तो अभी क्या हो रहा है, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, ई वेरीफाई। अगर आपके पास आधार कार्ड का ओटीपी है, जिस नंबर पे ओटीपी आप वेरीफाई कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कुछ दिन बाद करोगे तो ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं। या आप चाहते हो कि हम ई वेरीफाई करेंगे तो हम बाई सीपीसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट भेजेंगे, तो स्पीड पोस्ट नॉर्मल या स्पीड पोस्ट पब्लिक 128 डेज के अंदर में वो पहुंच जाना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, इसको ई वेरीफाई करेंगे। ई वेरीफाई करते यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू, अगर आपके पास आधार कार्ड का ओटीपी ऑलरेडी है तो हम उसको ऑलरेडी ओटीपी में क्लिक करेंगे, या ईवीसी करना चाहते हैं, जनरेटिव इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन थ्रू नेट बैंकिंग से होता है, बैंक अकाउंट से होता है, या फिर आपके कार्ड से भी हो जाता है। या फिर सबसे इजी क्या है इसमें से, ओटीपी या आधार कार्ड के थ्रू, क्योंकि आज तो आधार कार्ड सभी के साथ लिंकअप होता है। यहाँ पे आएगा, क्लिक कर दो जनरेट ओटीपी। यहाँ पे ओटीपी डाल दोगे, तो जैसे ओटीपी हो जाएगा यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे। चलिए ओटीपी आ गया हमारे पास अभी 602648। चेक करते हैं वैलिडेट करके अभी। तो ये भी पूछ रहा है सबमिट करने के लिए, तो हम सबमिट कर देंगे।
यहाँ पे आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया। आप डैशबोर्ड में जाके चेक कर सकते हैं ये आपका आईटीआर फाइल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।